हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में मुस्लिम आक्रमण के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मध्यकालीन भारत का जो है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो गई उसके बाद इल्तुतमिश ने अपना एक शासनकाल अपना संचालित किया था। और उस शासनकाल के बेहाव पर हम कहते हैं कि इल्तुतमिश एक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि देखा जाए तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद गौरी, उससे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, लेकिन इनमें से जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनमें कोई भी भारत पर आक्रमण यहाँ रहने या यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं करना चाहता था। वो केवल और केवल भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत आए थे। लेकिन कुछ लोगों के साथ परिस्थितियां ऐसी बनती चली गईं कि उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वो चाहे हमारी अपनी कमजोरी हो या उनकी ताकत हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बसने का, यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिला। दोस्तों, इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम लोग मध्यकालीन भारत के तहत हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है और किस प्रकार से है। आज एक नए तरीके से हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है ना। पहले ये बताइए, आप सभी लोगों तक मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिजिटल एरा में रह रहे हैं, और डिजिटल एरा में रहने के बाद टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीन हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और सोचिए कि हम अपना समय दें या आपका समय लें, और उसमें समय देने के बाद अगर पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें हम लोग चर्चा करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसको हम चर्चा करेंगे, एक चीज़ समझ लीजिएगा, उससे पहले एक सिंपल सा टॉपिक कि हम जानें कि आखिर इससे पहले हुआ क्या था। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले महमूद गजनवी भारत आया। सन 1000 से लेकर के 1027 तक उसने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए, और इनका उद्देश्य केवल भारत को लूटना था, और वो लूट के चला गया, कोई समस्या नहीं। उसके बाद सोचिएगा, मोहम्मद गौरी ये भारत आया। इसका भी देखेंगे तो 1175 से लेकर के उसके बाद तक ये भारत पर आक्रमण करता रहा है अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है ना। और लगभग मान के चलिए तो 1206 तक, जब तक कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो गई, तब तक इसी का आक्रमण का काल माना जाता है। इसके साथ जब ये आया तो ये भी एक ही मकसद से आया था, वो था भारत को लूटना, और इस्लाम का प्रचार प्रसार उसका सेकेंडरी या कह सकते हैं उसका गौड़ उद्देश्य था। साम्राज्य स्थापित करने के बारे में तो इन्होंने सोचा ही नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि क्या कहा जाए। आज जो भारत है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी के आक्रमण की वजह से यहाँ पर जो एक माहौल बन गया, एक अलग व्यवस्था बन गई, वो इसकी देन है। अच्छी कहिए, बुरी कहिए, ये आप लोग निर्धारित करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अगर बात ये होती कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण ना होता तो भारत की स्थिति कैसी होती, ये भी कह सकते हैं। या मोहम्मद गौरी का आक्रमण के समय जो पृथ्वीराज चौहान के साथ दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, अगर उसमें मोहम्मद गौरी हार गया होता तो भारत का इतिहास क्या होता।
ये क्या होता है, ऐसे बहुत सारी इतिहास में घटनाएं हैं, बहुत सारी इतिहास घटनाएं जिनको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा होता तो भारत कैसा होता। ठीक है ना। तो वो हम चर्चा अलग करते रहेंगे, अलग मुद्दे हैं, इतिहास है। और मैंने पहले ही कहा, इतिहास तथ्यों और राजाओं के नामों और डेट का संग्रह नहीं है, उनकी तिथियों का संग्रह नहीं है, उनके नामों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक कंसेप्ट है। और मैं कंसेप्ट के तहत आपको पढ़ाना पसंद करूंगा। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी के साथ में उसके 3 बड़े गुलाम सरदार थे जिन्होंने भारत के इस क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कब्जा किया था। इसमें देखेंगे, एक है यलदौज, दूसरा है कोबाचा और तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 3 हैं और तीनों के तीनों उसके गुलाम सरदार हैं। इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जो आज का भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, वो भी भारत का हिस्सा था, उस पर इन्होंने कब्जा किया। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली में, दिल्ली लाहौर का क्षेत्र जो है इसने अपने कब्जे में लिया और यहां पर ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। हालांकि ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा उसको समय नहीं मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन जितना समय मिला उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उतना नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। ठीक है ना। और इसका समय काल हम देखते हैं तो 1206 से लेकर के 1210 तक का समय है। मात्र 4-5 साल उसको समय मिला। इतने में उसने कुछ कुछ क्षेत्रों को जीत करके इन लोगों को भी मैनेज किया और अपने क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। ठीक है ना। और इसी के मृत्यु के बाद इसी का गुलाम सरदार था इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश इसी का गुलाम सरदार था और जिस समय मृत्यु हुई उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। और ध्यान रखना, ऐबक का इल्तुतमिश केवल गुलाम सरदार नहीं बल्कि उसका दामाद भी था। ठीक है ना। पहले क्या होता था, बड़े बड़े योद्धा जो गुलाम सरदार होते थे, जो कि एक ही धर्म के हैं, एक ही व्यवस्था के हैं, तो वो अपनी बेटियों की शादी उनसे कर दिया करते थे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं चर्चा करूंगा, ये रहा, मैं चर्चा करूंगा एक दूसरे पॉइंट के बारे में, वो समझ लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया, इल्तुतमिश कहां पर कैसे कैसे क्या बना था और इसका टाइम पीरियड क्या है, वो मैं अभी चर्चा करूंगा ही करूंगा इस सब मुद्दे पर। ठीक है ना। तो अब यहां पर बात आती है एक चीज की और की, वो ये है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो गई, लेकिन दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज बनी थी वो मैं आपको हल्का सा हिंट कर दे रहा हूं। इसमें देखेंगे तो 5 डायनेस्टी हैं। पहला हम कहते हैं उसको गुलाम वंश, क्योंकि इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के जो सरदार हैं, गुलाम सरदार, उन्होंने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम है। ठीक है ना। लेकिन ये अपने समय से पहले स्वतंत्र हो गए थे, इसलिए गुलाम नहीं भी थे। इसीलिए इसको हम एक नाम और भी कहते हैं, वो है आपका ममलूक वंश। ममलूक वंश, क्योंकि बाद के जो शासक हैं वो उनमें से कोई गुलाम नहीं था। ध्यान रखना, इसलिए इसको ममलूक, ममलूक शब्द का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनके पूर्वज जो कभी गुलाम रहे थे लेकिन वर्तमान में कोई गुलाम नहीं है, गुलामी से, दास्ता से मुक्त हो गए, उस वंश को कहते हैं ममलूक वंश। ठीक है ना। उसके बाद तो आप जानते ही हैं खिलजी वंश, तुगलक, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। ये अलग अलग समय पर आपके दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज बनी थी।
हम इनमें से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं प्री मेंस के हिसाब से जो हो सकते हैं उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि ममलूक वंश और ये सब, तो इसी ममलूक वंश में ही हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इल्तुतमिश क्या वास्तव में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? ये क्या वह इसका वास्तविक संस्थापक था? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा आज का मुद्दा है। देखेंगे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का जो समय है 1210 से लेकर के 1236 तक का समय है और कहा जाता है कि यह इसका संस्थापक था। बात अब यहां से शुरू होती है जो मुझे पढ़ानी है और आपको समझनी है। किताब में पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। मैं चाहूंगा कि कंसेप्ट के साथ फैक्ट पढ़ें। भाई आखिर मैंने जो अनुभव लिया है और मैंने जो डिसाइड किया था यूपीपीसीएस की जॉब छोड़ करके आपको पढ़ाने का, आईएएस के 3 बार इंटरव्यू देने के बाद आपके साथ जुड़े रहने का, किसी और बिजनेस को ना करके सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करने का, उसका मकसद था कि अपना जो मैंने गेन किया है उसको मैं आपको दूं, आप उसको समझें और इतिहास के बारे में जो भ्रांति है उसको हटाएं। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। लोगों ने बस फैला रखा है कि फैक्ट हैं, फैक्ट हैं, फैक्ट हैं, फैक्ट हैं। ऐसा नहीं है, बस समझने की जरूरत है। पहली बात तो आती है कि संस्थापक कहते किसको हैं। बात यह आती है, संस्थापक वो नहीं होता जिसने किसी नए वंश की नींव डाल दी। ध्यान रखना, नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी डाल दी, लेकिन क्या वास्तव में वो संस्थापक है? हो सकता है कि नींव डाल देता और उसके बाद में उसको मार के भगा दिया होता तो खत्म। संस्थापक वो होता है जो अपने वंश की नींव ही नहीं डालता बल्कि उसको मजबूत करता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसको संस्थापक कहते हैं। बात समझे नहीं? इसी क्रम में इल्तुतमिश, सोचिएगा कि केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक नहीं बना बल्कि उसने भारत में दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया, बहुत मजबूत किया। इतना कि सोचिए कि उसके बाद दिल्ली से मुस्लिम शासन को हटाना बहुत मुश्किल हो गया जब तक कि अंग्रेज नहीं आ गए। सोचिएगा, इतना मजबूत कर दिया उसने। जहां पर हजारों साल हिंदू राजाओं ने, हिंदू शासकों ने राज किया और उनके बीच में कुछ परसेंट मुस्लिम आकर के आक्रमण करते हैं, यहां पर जीतते हैं और दिल्ली को अपना केंद्र बनाते हैं और इतना मजबूत कर देते हैं कि कोई उसे हटा भी नहीं पा रहा। भारत के लोग तो बहुत मुश्किल से, सोच भी नहीं पा रहे थे, कोशिश तो की लेकिन नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों ने आकर के इसको सिस्टमेटिक तरीके से हटाया। तो सोचिए कितना मजबूत किया होगा उसने, उसकी नींव रखी थी। बात समझ गए? तो उस नींव के क्रम में ही इसको समझना है कि क्या क्या हुआ। तो मैंने कहा था कि इल्तुतमिश ऐबक के मरने के समय कहां का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि कहां का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था, ठीक है ना। और दिल्ली में, लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई, तो समझ लीजिए कि इसको पूरा करना ही था। यह पहला क्वेश्चन। अब बात आती है कि इसने कैसे कैसे किया, यही आपको सोचिएगा। ये रहा वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कैसे है। तो देखिए, ये 5 बिंदु हैं जिनको आपको समझना है, जिसके आधार पर उसने पूरे मुस्लिम शासन को, या कह लीजिए कि अपने वंश को, या कह लीजिए दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। पहला, उसने राजनीतिक रूप से अपने आप को यहां पर सुदृढ़ किया। कैसे कैसे किया मैं बताऊंगा। यानी राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ यहां मजबूत की। फिर उसके बाद उसने प्रशासनिक उपाय किए, यानी कि इसको आंतरिक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की। उसके बाद आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। उसने सामाजिक और धार्मिक रूप से अपने आप को यहां पर मजबूत किया
और धीरे धीरे उसने कला संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर उसने भारत में दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था, इसलिए वास्तविक संस्थापक है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर याद कर लीजिए, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और कला संस्कृति, 5 चीजें। ठीक है ना। अब इसमें कह सकते हैं कि उसने 2 तरीके से अपने साम्राज्य की स्थापना की। वो था, उसने बाह्य स्तर पर दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया और दूसरा उसने आंतरिक स्तर पर दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। किस पर? बाह्य और आंतरिक स्तर दोनों पर उसने मजबूत किया था। क्लियर है? बाह्य स्तर पर कैसे? बाह्य स्तर पर उसने न केवल दिल्ली को बल्कि दिल्ली को सुरक्षित रखने की कोशिश की। वो है आपका ये मुद्दा, राजनीतिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ किया। और आंतरिक स्तर पर हैं ये सारे 4 के 4 मुद्दे जिससे उसने आंतरिक स्तर पर अपने आप को मजबूत किया है। ये रहा। और जिनका वैकल्पिक विषय इतिहास है वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जीएस के लिए है तो उसमें भी काम आ जाएगा। बात समझिएगा, दोनों जगह पर कहीं भी काम आ सकता है। और इसमें फैक्ट जो है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए अब इसमें देखिए कैसे कैसे है। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। तो पहली बात ये बताइए, आंतरिक और बाह्य स्तर का मुद्दा समझ में आया? ये 4 मुद्दे आंतरिक स्तर के हैं और ये एक मुद्दा जो है बाह्य स्तर पर दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने का है। क्लियर है एवरीबॉडी? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि उसने राजनीतिक रूप से दिल्ली को कैसे सुदृढ़ किया। बस यही जानना है, राजनीतिक रूप से कैसे उसने दिल्ली को सुरक्षित रखा और सुदृढ़ किया। इसका मतलब था दिल्ली को सुरक्षित रखना और सुरक्षित रखना नहीं, भविष्य के लिए सुरक्षित करना भी शामिल है। इसमें क्या क्या किया एक एक करके समझते जाइए। पहला काम, इसने अपने जो 2 प्रतिद्वंदी थे यल्दौज और कोबाचा, ध्यान रखना, यल्दौज और कोबाचा, एक समय तक इसने क्या किया, कूटनीति से काम लिया। जब तक ये थोड़ा सा मजबूत नहीं हुआ तब तक इसने यल्दौज कोबाचा की अधीनता स्वीकार कर ली कि मैं आपके अंडर में काम करूंगा, सारी चीजें करूंगा, बस आपके अधीन ही हूं, बस मैं शासन चला रहा हूं लेकिन आपके लिए ही है। ठीक है ना। तो ये काम किया। लेकिन जैसे ही मौका मिला इसने, सोचिए, दोनों को मार दिया, युद्ध किया और दोनों को निपटा दिया इसने। तो 2 प्रतिद्वंदी खत्म हो गए। पहले उसने कूटनीति से काम लिया, बाद में उसको दोनों को निपटा दिया। ठीक। दूसरा इसी में देखेंगे तो और क्या किया उसने। सेकंड, राजपूत पर नियंत्रण किया, चाहे वो अजमेर हो, ठीक है ना, चाहे जयपुर हो, कोई भी हो, उन सभी क्षेत्रों को उसने जीत करके अपने क्षेत्र को मजबूत किया। इसने राजपूतों को हराया, उन पर कंट्रोल कर लिया। ठीक ना। तीसरा, इसी समय एक काम और किया, बंगाल का विलय कर लिया, बंगाल को मिला लिया अपने साम्राज्य में। और आप जानते हैं बंगाल को सबसे पहले किसने जीता था? बख्तियार खिलजी ने। उसके बाद इसने अपने क्षेत्र में इसको मिला लिया। बोले ये रहा। ये तो हो गया 3 अरब। अब इसी में एक मुद्दा और आता है राजनीतिक रूप से। इसी समय क्या हुआ, चंगेज खां जो चीनी क्षेत्र से आया था और एक जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आ गया। मंगवर्नी ने इनकी सहायता मांगी। तो ध्यान रखना, मंगवर्नी से कूटनीतिक
साथ लिया और चंगेज खां के आक्रमण को से बचाया। चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। सोचिए, बहुत बड़ी सेना के साथ बहुत बड़ा योद्धा चंगेज खां भारत पर मंगबरनी का पीछा करते हुए आया। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी और उसने कूटनीति से हाथ जोड़ लिए कि भाई आप कहीं और देखिए। इस तरह से चंगेज खां से कूटनीति के माध्यम से भारत को बचा लिया, उसने दिल्ली सल्तनत को बचा लिया, उसने शरण नहीं दी। क्लियर हो गया? इस तरह से उसने बाहर ये सारी चीजें की थी। एवरीबॉडी, इट इज ओके? समझ में आ गया? यह है राजनीतिक सुदृढ़ता। कूटनीतिक तरीके से उसने सारे काम किए, बाहर से अपने आप को बचा लिया। क्लियर है? यही क्वेश्चन बनते हैं प्री में भी, मेंस में भी, समझ लीजिए। इसके बाद देखेंगे उसने दूसरा उपाय क्या किया आंतरिक स्तर पर, प्रशासनिक उपाय। पहला काम उसने प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो पहला काम किया इसने वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना। वंशानुगत राजतंत्र यानी अपनी वसीयत लिखी और वसीयत में पहली बार इसने अपनी बेटी रजिया को समर्थन दिया कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया बनेगी। वसीयत लिखी, हालांकि वो नहीं बन पाई, उससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाना पड़ा और बाद में फिर वो उनके बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और फिर रजिया बनी। लेकिन पहली बार इसने अपने वंश को स्थापित किया जो कि यहां पर कभी था नहीं। तो वंशानुगत राजतंत्र आंतरिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। क्लियर है? दूसरा, इसी में और क्या किया इसने, समझिएगा। सेकंड, इसने दूसरे नंबर पर देखिएगा, इसने प्रशासन में एकता प्रणाली लागू की। एकता सिस्टम, एकता प्रणाली को लागू किया था। एकता क्या होता है? एकता कुछ और नहीं है बल्कि साम्राज्य के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, और हर एक का एक इक्तेदार बना दिया। ये एकता है, ये रहे, और इक्तेदार बना दिया। बोलो कहे सर ये तो सामंतवादी व्यवस्था में भी था, वहां भी तो ऐसा ही होता था, गवर्नर भी कह सकते थे। है बिल्कुल वही सी के जैसा, लेकिन सामंतवाद में जो सामंत होता था उस क्षेत्र का वास्तविक राजा बन जाता था और उसकी पोस्ट ट्रांसफरेबल नहीं थी, हस्तांतरित नहीं थी, और वो अपना जो खर्चा पानी है अपना निकालने के बाद राजा को भेजता था। यहां पर उल्टा है, इक्तेदार एक प्रकार से नौकर है और इन इक्तों को उसको संभालना है, प्रशासन देखना है, सेना देखनी है, ठीक है ना। इसके बदले में यहां से टैक्स कलेक्ट करके भी देना है। बदले में राजा यानी सुल्तान जो है वो क्या करेगा, इसको सैलरी देगा, जब तक मर्जी होगी तब तक देगा, उसके बाद पोस्ट ट्रांसफर कर देगा, हटा भी देगा। यह अंतर है। सामंत को हटाया नहीं जा सकता था, उसकी सैलरी उसके जमीन के साथ अटैच थी, उसको जमीन मिलती थी। यहां कोई जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, यहां केवल नौकर है। पहले टैक्स कलेक्ट करके यहां देगा, उसके बाद पैसा यहां जाएगा। कंट्रोल करके रखा है। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। इसी वजह से ये सब के सब सरेंडर किए रहते थे, अन्यथा ये सब मजबूत हो जाते, है कि नहीं। तो ये एकता प्रणाली इसने शुरू की थी। तो एक तरीके से देखा जाए साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। अगर ये सामंत होते तो साम्राज्य कमजोर हो जाता, जैसे राजपूतों में हुआ था, है कि नहीं। तो यही था एक कंसेप्ट। तीसरा काम क्या किया इसने, अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 गुलाम सरदारों का समूह बनाया। का समूह बनाया।
इसके हम क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलाम भरोसेमंद सरदारों का समूह बनाया, प्रशासन में सारी अच्छी अच्छी पद, सारे अच्छे अच्छे पोस्ट उनको दे दिए, यानी एक तरीके से प्रशासन पर अपना कब्जा, और वो उसके लिए लॉयल हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है ना। चौथा काम क्या किया इसने? एक स्थायी सेना बनाई, पहले नहीं थी। ध्यान रखना, केंद्रीय सेना नहीं है, स्थायी सेना एक बनाने की कोशिश की, परमानेंट आर्मी। प्रॉपर देखा जाए तो डिपार्टमेंट बनाया बलबन ने बाद में जाकर के। सेना का जो विभाग है वो बलबन ने बनाया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से सेना को ऑर्गेनाइज किया इसने। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट इसने क्या किया? न्याय प्रणाली के लिए भी काम किया। न्याय प्रणाली के लिए इसने क्या किया? अपने प्रशासन में जगह जगह पर, खासकर अपने महल के पास में 2 शेर बनवाए, और शेर के मुंह से होते हुए जंजीर लटकवाई, जंजीर, और उनमें घंटी बनवा दी। 2 शेर बनवा करके उनसे जंजीर लटकवाई, उनमें घंटी बनवा दी। अगर किसी को न्याय को लेकर के कोई समस्या है तो आकर के वो चेन खींच सकता था और उससे घंटी बजाएंगे, और घंटी बजने की वजह से जो वहां पर मुल्ला हैं, मौलवी हैं, ठीक है ना, शद्र हैं, जो भी हैं, जो अधिकारी वहां बैठे हुए, उस घंटी को सुनेंगे और उसकी फरियाद सुनेंगे, सामने वाले की, फरियादी की, कि क्या है। बात समझे नहीं? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सब काम किया। छठा जो काम किया इसने, वो राजस्व व्यवस्था को लेकर के, राजस्व व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। रेवेन्यू सिस्टम, भाई जब तक इनकम नहीं होगी तब तक कुछ ढंग से नहीं होगा। बात समझे ना? तो राजस्व व्यवस्था को भी, यानी कि राजस्व प्रशासन कहते हैं, अधिकारी नियुक्त किए, सारी चीजें की। इस तरीके से उसने अपना प्रशासन जो है मजबूत किया। यह पहली बार हो रहा है, ऐवक नहीं कर पाया था। समझ में आ गया? तो आंतरिक स्तर पर प्रशासन को कैसे मजबूत किया, इसीलिए समझ में आता है। अब यही देखिए, इससे ही प्री के क्वेश्चन बन जाते हैं। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है कैसे? तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत। समझ में आ गया? प्रशासनिक रूप से इसने कैसे दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया है। क्लियर? चलिए, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए, उसने आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया अपने आप को। आर्थिक रूप से मैंने अभी कहा कि राजस्व प्रणाली उसने लागू की, और जो शरीयत के अनुसार जो 4 कर हैं उनको लागू किया। 4 कर, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीयत के अनुसार कौन से कर हैं? ये 4 कर हैं। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। जकात जो है, ध्यान रखना, ये एक धार्मिक कर है मुसलमानों से। धार्मिक कर ये मुसलमानों से लिया जाता है। कितना? ध्यान रखना, उनकी आय का 2.5% उनकी आय का धर्म के विकास के लिए इसको वो देंगे, ठीक है ना। खराज क्या है? ये भू राजस्व है, और खुम्स जो है लूट का माल है। लूट का माल, भू राजस्व। ये चारों कर लगाए, और चारों कर अपने सेंटर में रखे, केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की,
सारा कर इनके पास आता था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सारी की सारी मजबूती इसके पास है, कोई लूट करके अपने पास नहीं रख लेगा। यह व्यवस्था है उसकी। क्लियर हो गया राजस्व प्रणाली में। दूसरा क्या किया, बाजार व्यवस्था के लिए उसने 2 सिक्के चलाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 सिक्के चलाए। कौन कौन से? नंबर 1, चांदी का टंका। चांदी का टंका चलाया उसने, कितना था? 172.8 ग्रेन का। और तांबे का जीतल चलाया। और ध्यान रखना, एक टंका में मिलते थे आपको 48 जीतल। और मैंने कहा था कि राजपूत पीरियड में सिक्कों का प्रचलन ना के बराबर था। ऐसा नहीं था सिक्के नहीं थे, लेकिन सिक्कों का प्रचलन बहुत कम था, ना के बराबर, क्योंकि अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। यहां पर इसने अर्थव्यवस्था को खोला, अपने संबंध उसने अफगानिस्तान सबसे बढ़ाए, लेन देन किया, साम्राज्य को बड़ा किया, तो लोगों का आना जाना बड़े क्षेत्र में शुरू हो गया। फिर उसने सिक्के चला दिए, सिक्कों का लेन देन शुरू हुआ, तो अर्थव्यवस्था क्या हुई? मजबूत होना शुरू हुई, आगे बढ़ना शुरू हुई। इसलिए कहते हैं दिल्ली सल्तनत के स्थापना के साथ ही तृतीय नगरीकरण शुरू हो गया। ठीक है ना? तो तीसरा टॉपिक क्या है इसमें? यही है जो उसने किया है, एक तरीके से तृतीय नगरीकरण की शुरुआत। भाई अर्थव्यवस्था विकसित होगी, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, तो जिस जगह पर व्यापार वाणिज्य का विकास होगा वहां शहर बनना शुरू हो जाएंगे, खासकर जहां पर इनकी सेना रहती है, या जहां पर इनकी राजधानी है, या जहां पर इनका अपना केंद्र है, वहां पर शहर बनना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था, जब कोई आक्रमणकारी या बाहर का कोई व्यक्ति आपके देश पर या किसी अन्य देश पर आक्रमण करता है, तो वो गांव में जाकर के नहीं बसता, बल्कि इकट्ठा होकर के एक शहर बसाता है। तो मुसलमान भी यहां आकर के गांव में सेटल नहीं हुए, उन्होंने शहर बसाई, या बने हुए शहर थे उन्हीं में जाकर के रहना शुरू किया, जिससे कि उनको अपनी जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाएं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो नगरीकरण शुरू हुआ, और इसी समय सोचिएगा व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। इस तरीके से सोचिए कि उसने आर्थिक रूप से भी दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह है तरीका आपको पढ़ने का, कोई चीज भूलेंगे नहीं। देखिए, फैक्ट के फैक्ट भी समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें भी समझ में आ रही हैं, और इन फैक्ट का कैसे इस्तेमाल करना होता है यह आपको समझ में आ रहा होगा। यही है कंसेप्ट। इतिहास केवल फैक्ट नहीं है, बल्कि क्या है? कंसेप्ट है, विश्लेषण है। बस हमको समझने की जरूरत है, और इस कहानी की तरह पढ़ेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, यह कंफर्म है। उसके बाद आता है कि उसने सामाजिक धार्मिक स्तर पर क्या किया, वो आप देख लीजिए। सामाजिक धार्मिक स्तर पर उसने एक तो समाज कल्याण के लिए काम किए, ध्यान रखना, समाज कल्याण के कार्य, ध्यान रखिएगा। हालांकि समाज कल्याण कार्य सभी धर्म के लोगों के लिए नहीं थे, मुसलमानों के लिए ही ज्यादा थे और हिंदुओं के लिए भी थे, लेकिन उतना नहीं है समाज कल्याण को लेकर के। लेकिन अगर हम बात करें तो धार्मिक स्तर पर उसने कुछ नए कार्य जरूर किए थे। पहला, इसने खलीफा, क्या नाम था उसका खलीफा का? अल मुंतसिर बिल्ला, अल मुंतसिर बिल्ला। पहली बार दिल्ली सल्तनत के किसी खलीफा ने, वो किसी शासक ने खलीफा से खिलात पत्र प्राप्त किया था।
खिलत पत्र लिया, यानी कि उनसे परमिशन ली कि मैं यहां पर आपका राइट हैंड बन के रहूंगा। क्या बन के रहूंगा? आपका राइट हैंड, ये आपका ही शासन है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, केवल दिखावे के लिए। यानी कि एक तरीके से इसके बाद उसने क्या किया? अपने पद को वैधानिक पद बना दिया। कोई दूसरा ये नहीं कह सकता कि ऐसे ही है सकता, बल्कि उसे खलीफा से परमिशन मिली हुई है। इसको यानी कि सुल्तान के पद को उसने क्या बना दिया? वैधानिक पद बना दिया, पहला शासक। इसकी वजह से क्या हुआ? मुसलमानों का, जो मुसलमान हैं उनका समर्थन मिल गया, चाहे कट्टरपंथी मुसलमान हो या कैसे भी हो, विरोधी हो या कोई भी। इस तरीके से उसे क्या मिल गया? मुसलमानों का समर्थन, मुसलमानों का लीडर बन गया एक तरीके से वो। ठीक है ना? जितने भी उलेमा हैं, मुस्लिम लोग हैं, सारी चीजें हैं, उससे उसको इसका मौका मिल गया। ये है उसका धार्मिक परंपरा की चीजें। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो धार्मिक रूप से उसने अपने को मजबूत किया, समाज कल्याण के काम भी किए, ठीक, आर्थिक रूप से मजबूत किया, प्रशासनिक इसने मजबूती लेकर के आया। ये सारी चीजें ये रही। और इसी बिहार पर ध्यान रखेगा, खलीफा से जब उसने खिलत पत्र ले लिया तो अपने आप को एक नई उपाधि दी थी, और वो है नासिर अमीर उल मोमिनीन। उपाधि क्या है? नासिर अमीर उल मोमिन या मोमिनिन। ठीक है ना? ये रही, ये उसकी उपाधि है, ये टाइटल। इस तरह से धार्मिक रूप से भी उसने दिल्ली को मजबूत करने की कोशिश की। अगर वो ऐसा ना करता तो हो सकता है कि जो कट्टरपंथी उलेमा हैं, मौलवी हैं या अन्य लोग हैं, हो सकता है इसका विरोध करते या इसके बच्चों को मार डालते और उसके बाद अपना शासन बना लेते, कुछ भी कर सकते थे। क्लियर हो गया? अब ये हुआ तो नेचुरल सी बात है, कुछ कला संस्कृति की चीजें भी होती हैं जिसको यहां पर मजबूत किया गया। ठीक है ना? कला संस्कृति की चीजें भी हैं, देख लीजिए। कला संस्कृति के क्षेत्र में उसने क्या क्या किया वो देखिए। कला संस्कृति के क्षेत्र में भी उसने यहां पर कई सारे काम किए। पहला, ध्यान रखना, स्थापत्य कला। जो स्थापत्य कला है उसको देखिएगा तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसने पहला काम किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था और इसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो एक तरीके से एक प्रतीक बना यहां पर। ठीक है ना? दूसरा काम क्या किया? इसने अपने बेटे का मकबरा बनवाया, जिसे हम कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा यह उसने बनवाया, और कहा जाता है कि यह पहली भारत की पहली इस्लामिक स्थापत्य है। इस्लामिक स्थापत्य यानी कि पहली बार इस्लाम की परंपराओं को यहां पर लाया गया और इसमें लागू किया गया। अब इसमें इस्लामिक परंपरा में होता क्या क्या है वो देख लीजिए। जो इस्लामिक परंपरा होती है स्थापत्य की, इस्लामिक परंपरा या विशेषताएं, उसमें क्या होता है देखिए। एक होता है गुंबद, ये रहा गुंबद होता है, ठीक। दूसरा होता है मेहराब, आर्क। जो दरवाजे होते हैं आपने देखा होगा, दरवाजों के अंदर इस तरह से डिजाइन बनी होती है, ये रहे दरवाजों के नीचे, उनको कहते हैं मेहराब। ये रहे, ये इनकी विशेषता है। तीसरी विशेषता होती है ये पत्थर की जगह पर छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग करते हैं, ईंटों का। बात समझ गए?
भारत की परंपरा क्या है, राजस्थान में और राजपूतों में देखी होगी, पत्थरों का उपयोग करते थे, स्तंभों का प्रयोग करते थे, गुंबद और मेहराब तो होते ही नहीं थे, बड़े बड़े गेट बना दिए चौकोर आयताकार, और यहां पर यह है। चौथा, ये अलंकरण के लिए क्या लिखते हैं, अलंकरण के लिए भारतीय संस्कृति में अपनाए जाते हैं फूल, पत्तियां, मूर्तियां, ठीक है ना, और कहा जाए कि स्वास्तिक के चिन्ह, घंटी इत्यादि चीज, धार्मिक चीजें और प्राकृतिक चीजें। लेकिन यहां पर ये सुलेख लिखते हैं, सुलेख यानी कि कुरान की आयतें, कुरान की अच्छी बातों को अच्छी डिजाइन में लिखना, कुरान की बातों को अच्छी डिजाइन में लिखना, उसी से सजाते हैं। ये इस्लामिक परंपरा है, और इस तरह की परंपरा को पहली बार इस मकबरे में इस्तेमाल किया गया। तो भारत में देखा जाए तो कला संस्कृति के माध्यम से इल्तुतमिश ने क्या किया, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की नई शैली को बढ़ावा दिया। तो क्या हो गया, इसके माध्यम से इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की शुरुआत की उसने भारत में, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई, और आज हम देखते हैं अपने मंदिरों के ऊपर तक हम गुंबद देखते हैं, जो कि प्रतीक किसका है, इस्लामिक शैली का है, और आज हमने उसको अपने मंदिर के ऊपर एक लेकर के क्या कर देते हैं, इस तरीके से यहां पर ये झंडा लगा देते हैं, ये रहा हमारा मंदिर। और झंडा नहीं हो और खाली चांद बना दिया जाए इस तरह से, तो ये मस्जिद का गुंबद बन जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? ये गुंबद की परंपरा हमारी नहीं थी, हमारी तो शिखर की परंपरा है, गुंबद की परंपरा नहीं है। हमारे यहां शिखर चलते थे, और इसको इसने शुरू कर दिया हमारे यहां, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, और हम सब लोगों ने अपनाया। यही है प्रभाव, यही समझना है। ओके, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि क्या क्या किया उसने, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे उसने मेहराब भी बनाए, गुंबद भी इस्तेमाल किया, और एक परंपरा और भी चीज होती है, ध्यान रखना, बुर्ज, बुर्ज यानी कि जो कोना होता है, कोने के ऊपर छतरी टाइप की जो बनी होती हैं, उसको कहते हैं बुर्ज, उनको भी लागू किया, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ एवरीबॉडी, ठीक। इसने स्थापत्य में ही एक नई चीज, एक और चीज उसने शुरू की थी, बनवाई थी, उसको और देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये रहा, नागौर में अतरकीन का दरवाजा बनवाया, अतरकीन का दरवाजा, यह भी उसने निर्माण करवाया, नागौर राजस्थान। सोचिएगा, ठीक। और क्या क्या बनाया उसने, और बनाया उसने दिल्ली में इल्तुतमिश का खुद का मकबरा बनवाया, ये भी बनवाया, और बनवाया इसने मदरसा ए मुअज्जी, इसका भी निर्माण करवाया, दिल्ली में एक मदरसा भी बनवाया। क्लियर? तो इस तरह से ऐसा नहीं कि उसने छोटे मोटे काम किए, 26 साल शासन किया, तो 26 साल उसने शासन को मजबूत करने में लगाया, कला संस्कृति से लेकर, धर्म से लेकर के, प्रशासन से लेकर, राजनीति से लेकर के, समाज से लेकर, एवरीथिंग, हर चीज को उसने स्ट्रॉन्ग किया, तभी तो कोई भी हिला नहीं पाया ना उसको। इसके अलावा उसने और क्या क्या किया, उसने 2 कॉलेज बनवाए, सोचिए, शिक्षा के लिए भी उसने काम किए हैं। 2 कॉलेज, मदरसा तो बनवाया ही बनवाया, 2 कॉलेज भी बनवाए। एक का नाम है म्यूजिया, ध्यान रखना, एक का नाम है म्यूजिया और दूसरा है नासिरिया। तो शिक्षा के लिए भी उसने काम किया, नासिरिया, ठीक है ना। इसके अलावा उसने और क्या किया, विद्वानों को अपने यहां संरक्षण दिया,
विद्वानों को संरक्षण दिया। उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, एक विद्वान है मिनहाज उस सिराज। और भी लोग थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मिनहाज उस सिराज। और इसकी बुक है, पुस्तक है तबकात ए नासरी। ये इसकी बुक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से देखिए कि मैंने आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर किया कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक ये क्यों और कैसे है। साथ के साथ आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सारे फैक्ट भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब इनमें से कोई छूटा हो तो बताइए। एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से चीजों को पढ़ना होता है। रट्टा मत मारिए दोस्त, समझिए, पढ़िए। आपका सपना आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनने का है। और सोचिए, बनने के बाद केवल दिखावा नहीं है, वहां जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपने सपना देखा है, आप कर सकते हैं। वो सोचिए कि जिम्मेदारी कैसे उठानी है, तो ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी। बस कंसेप्ट के साथ पढ़ते चले जाइए, सारा काम क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपको बहुत आसान तरीके से हिस्ट्री इकोनॉमी क्लियर करता रहूंगा मैं। सुबह 7 बजे हमारी इकोनॉमी की लाइव क्लास चलती है, सुबह 7 बजे से, कंप्लीट इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यू। और इस समय मैं आपकी क्लास एक हिस्ट्री की ले ही रहा हूं। बस आराम से सिस्टमेटिक तरीके से कंसेप्ट क्लियर करिए, पढ़िए और मेहनत करके सफल हो जाइए। आराम से जो सपना देखते हो ना, जितना एंजॉय करने का, जितना घूमने फिरने का, फिर सोचिए सरकारी खर्चे पर आपको सब कुछ मिलेगा, सरकारी खर्चे पर एंजॉय करिए। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर जर्नी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।